नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार तेज होता जा रहा है। पर चुनावी मौसम में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो ये कि क्या कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए चुनावों को टाल नहीं देना चाहिए। और देखिए, इस वक्त जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं और साथ ही उन लोगों के चेहरे भी देख रहे हैं जो ये सियासी नेता इन चुनावी इस वक्त जो सभाएं कर रहे हैं उसमें इन भीड़ को जुटा रहे हैं। तो सवाल इस बीच यही उठता है कि ओमिक्रॉन का खतरा और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होना, यानी कि क्या ये चुनावी रैलियां बंद नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज लगातार इस मुहिम को चला रहा है कि बंद करो ये रैली, और इसी पर ताजा सर्वे हमने किया है कि आम जनता आखिर कहती क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे और इसी पर बात भी करेंगे आगे। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपको बताती हूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। लखनऊ से हमारे साथ हैं अजय दुबे, कन्नौज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय त्रिपाठी, मेरठ से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ रहे हैं। हम जनता के बीच भी जाएंगे और आखिर इन सवालों को उनसे सीधे जानने की कोशिश भी करेंगे। उनके साथ हमारे संवाददाताओं के साथ कुछ नेता भी हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। तो साप्ताहिक सर्वे, और चलिए सर्वे की शुरुआत कर लेते हैं। कई सवाल हैं हमारे पास, लेकिन पहला सवाल कौन सा है? तो पहला सवाल है कोरोना से जुड़ा हुआ, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, देखिए, कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए। रैली पर रोक लगनी चाहिए, ये कहने वाले लोग आप देखिए 52% लोग ये कहते हैं कि रैली पर रोक लगाइए फौरन। चुनाव पर रोक होनी चाहिए क्या? तो 24% लोग ये कहते हैं कि चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, बढ़ रहा है संक्रमण। लेकिन 24% लोग ऐसे भी हैं जो दोनों नहीं चाहते, ना तो वो रैली पर रोक चाहते हैं लेकिन और ना ही वो चुनाव पर रोक चाहते हैं। लेकिन 52% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि खतरा ओमिक्रॉन यानी यहाँ पर संक्रमण का लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 52% का ये आंकड़ा। चलिए अब हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे साथ सभी संवाददाता बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम नीरज का रुख करेंगे। मेरठ से नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 52% लोग सर्वे में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगाई। जरा वहां पर लोगों से बात कीजिए इस सवाल को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मेरठ में हूं। आज मेरठ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली संबोधित की। लाखों लोग वहां पे मौजूद थे, तमाम आसपास के गांवों के लोग मौजूद थे और रैली में कोरोना को लेकर बहुत सारे नियम बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं कोरोना नियमों का पालन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग वायलेशन करते ही हैं। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, आज जो चुनावी सर्वे हम लोग का आया है, साप्ताहिक सर्वे, उसमें ये कहा जा रहा है बार बार 52% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसे संकट में ऐसी रैलियों के आयोजन का कोई औचित्य है, या ऐसी रैलियों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी। जो ज़्यादा विशाल रैली हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। बाकी अपना बीजेपी तो बीजेपी है इस समय, तो इसे हराने वाला तो मुझे लगता नहीं कोई आसपास दिखाई देगा। तो अलग विषय है, लेकिन कोरोना की, आपको लगता है कोरोना का संकट तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जो कॉमन आदमी है उसका जीवन भी संकट में है। तो रैलियों को लेकर एक ताज़ा सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि 52% लोगों ने यह माना है कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। रैलियों पर बिल्कुल रोक नहीं लगनी चाहिए भैया, क्योंकि इस टाइम जो हमारा देश कोरोना बहुत फैला। आपका मास्क कहाँ है? फिलहाल हम रनिंग करके आ रहे हैं तो इसलिए मास्क नहीं लगा सकते। क्योंकि थोड़ा सा सांस के लिए दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो लेकिन रैलियों के लिए अभी रोक लगानी चाहिए और चुनाव भी थोड़ा डिले होना चाहिए। चुनाव भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। आप लोग ये मानते हैं कि चुनाव थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? देखो, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। वैसे डिले होने चाहिए मेरे ख्याल से। चुनावी रैलियों में भी फिलहाल भीड़ जहाँ इकट्ठा हो रेल कम होनी चाहिए। आप भी सर यही मानते हैं कि चुनावी रैलियों, आ गया जी थोड़ा सा, चुनावी रैलियों पे रोक लगनी चाहिए, भीड़ भाड़ अभी कम होनी चाहिए? चुनावी रैलियों पे रोक तो नहीं लगनी चाहिए, पर एक नियम होना चाहिए किस तरीके से चुनावी रैली होनी चाहिए। डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। बहुत बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को समझते बहुत नज़दीक से हैं। सर, आप तो बहुत सजग आदमी हैं, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स निभाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय पे जब कोरोना लगातार फैल रहा है, तीसरी लहर दस्तक देती दिखाई पड़ रही है, ऐसे में इतनी भीड़ भाड़ वाली, गैदरिंग वाली जो रैलियां हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, या उनको जो SOP हैं उसके तहत उनको आयोजित कराना चाहिए? उसको नहीं, रोक लगानी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। आज रैली के ऊपर भी
और वैसे भी रोक होना चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो ये श्रीनगर देखिए, हमारे साथ कुछ यूथ थे, बुजुर्ग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि ऐसे जो रैलियां हैं, ऐसी जो भीड़ भाड़ है, उन पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। बाकी तो चुनाव है, चुनाव में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रैलियां होनी चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि रैलियों पर, बड़ी रैलियों पर रोक लगे, लेकिन भाजपा का जो ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड में हमने पहले भी ये बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो चुनाव आयोग तय करेगा उस पर हमारा मैंडेट रहेगा, वही हम तय करेंगे। देखिए, यही हो भी रहा है, सब एक दूसरे के सिर पर टोपी सरकार रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जनता को भी ये समझ आ रहा है कि आखिर बढ़ रहा है अगर संक्रमण और इससे जुड़ा हुआ खतरा, तो क्यों नहीं ऐसे फैसले लेने चाहिए। एबीपी न्यूज भी लगातार यही मुहिम चला रहा है कि जान ज्यादा जरूरी है या फिर ये चुनावी रैलियां, और ऐसे बढ़ते हुए संक्रमण के बीच क्यों ना इन चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। और दिव्यांग देखिए, 52% लोग इसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनावी रैलियों पर रोक लगे, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, जान ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखें जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, वो बहुत चिंता की बात है। यानी अगर 7 दिन का अगर आप औसत देखें ओमिक्रॉन के कोरोना के केसेस का, वो करीब 14,600 है, लेकिन 1 जनवरी को 27,500 केसेस आए। ये बताता है कि इसमें कितना तेज़ी से उछाल हो रहा है। और ऐसा ये है कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, डेल्टा से तिगुना ज़्यादा इन्फेक्शस है ये। और ये जो वैक्सीन की बात होती है, वैक्सीन आप देखिए, इजराइल में 3-3 डोज लग चुकी हैं, 4थी डोज लगाई जानी है, उसके बावजूद इजराइल में भी ये फैल रहा है। तो अगर ये तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो ऐसे फैलते हुए वायरस को आप बड़ी भीड़ देंगे तो वहाँ ये और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर रह जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आम लोगों को, उन लोगों को जो इससे संक्रमित होंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी से बात की, जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले हफ्ते। चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का दौरा करके देखेंगे, ये देख के, और इस पर देर नहीं करनी चाहिए। इसमें देर होगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देर होगी तो और ज्यादा देर होगी, यानी कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये चुनावी रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, ये बड़े खतरे की आहट है, इसे समझना होगा। ठीक है, तो देखिए, ये सवाल जिसको लेकर यहाँ पर लोगों की राय ये रही, लेकिन अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे पीछे ये नोटों की जो बारिश आप देख रहे हैं, इतने सारे नोटों की जो गड्डियां देख रहे हैं, वो आप थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। कैश कांड से जुड़ा हुआ है ये। कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे होगा, ये सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछा। तो सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, ये देखिए। यहाँ पर 59% लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। 59% बीजेपी को फायदा बता रहे हैं। वहीं 16% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। और 25% लोगों का ये आंकलन है, उनका ये मानना है कि इन दोनों ही पार्टियों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो यानी कि जो कैश कांड खुला है, जिसकी परतें अभी खुलना बाकी हैं, इस खुलासे से आखिर किस सियासी दल को फायदा होने जा रहा है। और यही सवाल हम उठा भी रहे हैं, जिसको लेके देखिए 59% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा, तो समाजवादी पार्टी 16%। अब हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो चलते हैं। वहां पर कन्नौज से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी हैं, सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी मैं। संजय, जरा लोगों से जानिए, हमारा सर्वे जो एबीपी न्यूज के लिए जो सी वोटर ने सर्वे किया, वो कहता है 59% बीजेपी को फायदा दिखा रहे हैं, 16% कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को। आप जरा बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल शिरीन, मैं कन्नौज में ही खड़ा हूँ और इस वक्त भी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन हैं, उनके घर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मेरे साथ अलग अलग दलों के लोग हैं। भानु गुप्ता हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी से, और निरंजन त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी से शुरू करता हूँ। शैलू जी, ये बताएं कि जो छापेमारी की कार्रवाई हुई जिसमें बड़े पैमाने पर कैश मिला, तो क्या कैश कांड को आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है उसमें 59% लोगों का ये मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का नहीं है। हमारा पंपी जैन से संबंध है। हमारे पंपी जैन हमारी पार्टी के एमएलसी हैं। हमारा उस कैश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो आप नीरव मोदी को जोड़ लीजिए तो मोदी वो है, तो इससे उनका प्रधानमंत्री का संबंध है क्या? कोई जात के आधार पे थोड़ी ना जोड़ा जाना चाहिए उस चीज़ को। हमारा क्या लगता है भाजपा को फायदा होगा इससे कैश कांड? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये प्रोपोगंडा बनाए हुए हैं। पीयूष जैन को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, न कभी नाम सुना था। पंपी जैन तो कन्नौज में ही थे आपके?
नहीं, वो कानपुर रहते हैं, उनका कोई संबंध ही नहीं है। पंपी जैन को हम लोग बचपन से जानते हैं, हमारी पार्टी के एमएलसी हैं और हम उसके साथ खड़े हुए हैं, पंपी जैन के साथ। सर जी, क्या लगता है जो कैश कांड हुआ है उससे एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है उन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी अपना देख रही है। जिन चीज़ों की सत्ता में जब ये नहीं होते हैं और जिसकी ये बात करते हैं कि कांग्रेस के पास सीबीआई है, वो तोता है पिंजड़े का, इस तरह की बातें करते रहे, आज जब इनको मौका मिला है तो उसी तरह के बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का फ़र्क ही साबित होता है। आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। देखिए, आरोप तो इनका लगाना काम है। मूलतः बात मैं ये कहूँगा कि जो भी अपराध करेगा, गलत करेगा, ये सरकार ऐसी सरकार है, बख्शने वाली नहीं है। अपराधी या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। और ये पीयूष जैन, एक पीयूष जैन नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं, कोई बचने वाला नहीं है। ये सरकार बिल्कुल तके हुए बैठे हैं, एक एक अपराधी जेल जाएगा, ये पक्की बात है। बाकी अपराधी सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, सरकार ने जब नोटबंदी करी थी और उस नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी का दावा था कि इससे काला धन खत्म होगा। आज जो काला धन निकला है तो भाजपा सरकार जवाब दे कि काला धन कहां से आया। क्या है, वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी। ये चुनाव के समय क्यों है, इसके पहले क्यों नहीं छापे पड़े हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव घोषित हो गया है तब आप छापे डलवा रहे हैं। सबसे ज्यादा तुम समाजवादी पार्टी के ऊपर छापे डलवाए। किसके यहाँ काला धन निकला? हम लोगों के यहाँ जो निकला पीयूष जैन, वो भारतीय जनता पार्टी का है। आज नहीं तो कल सबूत मिल जाएगा उसका। केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज की बात हो रही है कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो चुनाव लड़ने आई। अरे मैं बताऊंगा, जब दोनों हाथों से भर भर के लूटा है तो दीवारें बोलेंगी, फर्श बोलेंगी, छतें बोलेंगी। निकल रहा है भाई, जब लूटा है तो निकल रहा है। आप देखिएगा, लैपटॉप घोटाला 1200 करोड़ का लैपटॉप घोटाला कर डाला। 47,000 मरे हुए लोगों को समाजवादी पेंशन मिल रही थी। अरे भाई, मरे हुए लोग पेंशन लेंगे तो घोटाला तो होंगे ही। जो लूटा गया घरों में भरा जाएगा, और कहाँ जाएगा भाई? आपने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया, लखनऊ आवास पर आपके 7-8 नेताओं के घर पे छापा पड़ा। छापा क्यों पड़ा? आपने घोटाला किया, जनता के खून पसीने। नहीं, अपनी सरकार में घोटाले किए समाजवादी पार्टी ने। ये इनका दोष है। इनके केवल इनके पास यही है कि एक दूसरे के ऊपर, अभी तक पीयूष जैन ये खुद बता देंगे कि पीयूष जैन किसका सदस्य है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी किसका सदस्य, ये पता चल जाएगा। बीजेपी को खुद पता चल जाएगा। आज तक, अभी तक थोड़े दिनों में अभी तक किसी को नहीं पता चला, नहीं पता चला है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी को अभी तक ये नहीं पता है कि पीयूष जैन हमारा सदस्य है। सपा का नहीं, बीजेपी के सदस्य हैं पीयूष जैन, ये बता रहे हैं। और जैसे ही जो पता चला है बीजेपी को कि ये सदस्य हैं, तुरंत वो उन्होंने दिखा दिया इनका व्यापार 170 करोड़ का पहले से है। अभी निकाल रहे थे कि 300 करोड़ पकड़ा गया है, लेकिन 170 करोड़ तत्काल में दिखा दिया कि ये नंबर 1 में है, चलाते हैं पीयूष जैन। जब इनको पता चला है कि ये पलटवार हो रहा है कांग्रेस और सपा और भाजपा का, पीयूष जैन किसका है? देखिए, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप सोचिए कि ये उंगली उठ रही है। कल को ये कहा जा रहा है कि जीएसटी का छापा था, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दलील देना ही अपने आप में साबित करता है कि कहीं कहीं से सुई जो लोगों की उठ रही है कि इसके पीछे भाजपा है या उनकी चुनाव की राजनीति है, तो बिल्कुल सही है ये। देखिए, आरोप लगाना बहुत इनकी आदत में है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये हमारी सरकार की बात करते हैं। इनकी सरकार में कोई भी भर्ती निकलती थी, पूरा खानदान लूटने निकल सकता था। हमारी सरकार में 5 लाख लोगों को भी नौकरी दी गई। कहीं सुना है आपने किसी से 1 रुपया लिया गया? और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए हैं उत्तर प्रदेश को। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में मेडिकल कॉलेज बहुत खराब थे। हमारी सरकार ने 30 मेडिकल कॉलेज किए, इनकी सरकार में मात्र 12 थे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब महिला के हाथ में सिलेंडर पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देखिए, प्रधानमंत्री योजना ये बड़ी उपलब्धियां जी, बड़ी उपलब्धियां गिना। अरे आप उपलब्धि की बात करते हैं, आप खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहकाना चाहते हैं। विकास का मुद्दा ही भूल गए। जो सारी योजनाएं, हमारा सारी योजनाएं का उद्घाटन आप कर रहे हैं। आप बताइए, महंगाई कहाँ पहुंच गई? 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए में कड़ुआ तेल। कहाँ गई महंगाई? रोड के नाम पे गड्ढा मुक्त होगा। हम देश नहीं बिकने देंगे। आज मेरा पूरा देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया। हम देश नहीं बिकने देंगे। आज कहाँ गया देश? इन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी, इन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी। लेटरिंग बनी है, लेटरिंगें बनी है। मैंने अभी देखा है, आप देखिए जाके, उसमें कंडे भरे हैं, कंडे।
बिल्कुल कंधे भरे हैं। और ये रोजगार की बात कर रहे हैं, चाहे वो 68,500 की बात हो शिक्षक भर्ती की, चाहे 69,000 की हो, दोनों भर्तियां ऐसी हैं जो अभी तक इन्होंने अपने कार्यकाल पूरी नहीं करा पाई। पूछिए, ये तो कह रहे हैं भर्ती नहीं पूरी। इनका तो आरोप लगाना काम है। हम गलत लगा रहे हैं। सुन लीजिए, हमारी सरकार ने 4 एक्सप्रेस वे दिए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पीयूष जैन से शुरू हुई कहानी है और आरोप प्रत्यारोप, एक सरकार के काम, दूसरे सरकार के घोटाले, तमाम विषय है। राजनीतिक लोग हैं, अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस कैश कांड ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक नया मुद्दा और एक ज्वलंत मुद्दा दे दिया है सियासत करने के लिए, और वही हम इस बहस में भी देख रहे थे। लेकिन देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। सवाल ये जो हमने जनता से पूछा कि क्या कन्नौज कैश कांड का राजनीतिक कनेक्शन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप देखिए, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, लोगों की राय क्या है इसको लेकर। हाँ, कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 77% का है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कनेक्शन है इसका। लेकिन नहीं कहने वाले लोग 23% हैं, यानी उनका कहना है कि इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। तो कैश कांड जो कन्नौज में हुआ, जिसने सबकी आंखें फटी की फटी कर दी, यानी अभी खुलासे और भी होने बाकी हैं, तो इसका क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन है? क्योंकि सियासी दल तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है? तो उसका सर्वे ये कहता है 77% लोग मानते हैं कि हाँ, राजनीतिक कनेक्शन है। अब चलिए अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जरा पूछिए सवाल, क्योंकि 77% हमारे सर्वे में तो कह रहे हैं कि राजनीतिक कनेक्शन है इस कांड का। निश्चित ही, और जब से ये कैश निकला है, चर्चा हर गली चौराहे नुक्कड़ पर है कि ये जो पैसा है किसका है। नेता लगे हैं इस कोशिश में कि हो जाए दूसरी पार्टी का है। अब ये 2 नेता मेरे संग मौजूद हैं, भाजपा से, सपा से और आम लोग मौजूद है। नारा लगाइएगा साहब, ये भी बताते चलिए, इतना सारा पैसा मिला है, किसकी तिजोरी का है, किसका पैसा है वो? देखिए, ये तो सीधे सीधे पूरा साफ दिख रहा है। और सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी चीज कि ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा हमारा नहीं है, समाजवादी पार्टी का है। ये लोग ये पैसा पम्मी जैन की जगह इन्होंने पीयूष जैन पे छापा मार दिया, जो इन्हीं का आदमी था। बाद में इनको पैसा इनको वापस करना पड़ा और मजबूरी में टैक्स काट के पैसा वापस कर रहे हैं उनका। सर इन लोगों ने पम्मी जैन की जगह पीयूष जैन बोल बोल के पम्मी जैन पे भी छापा मरवा दिया, और उनके पास भी 100 करोड़ रुपए का काला धन मिला। उनके पास कोई घोटाला नहीं मिला, उनके पास कोई आरोप नहीं, और एक दिन में उनकी सीबीआई 6 वापस चली गई। मुझको बताइए, पीछे भी देखते हैं, आप मुझको बताइए कि लगातार यहाँ पे छापे का सिलसिला दिख रहा है, किसके नाम पर काली, किसके नाम सर? भाजपा पार्टी झूठ की राजनीति करती है सर, उसको जबरदस्ती कारोबारी को फंसाया जा रहा है। और इस समय चुनाव के मुद्दे पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये चुनाव के टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, शायद इनको नहीं पता है कि केंद्रीय एजेंसियां बिल्कुल स्वच्छंद है, बिल्कुल फ्री हैं, और उनको रेट डालने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे बताइए, बच्चा गोदी में लिए हुए, मुझको हाथ रखिए उधर ही, बताइए मुझको क्या लग रहा है नोट को लेके, किसके ऊपर पूरा? ये सब बीजेपी की झूठा पॉलिटिक्स है। ये केवल आम लोगों को परेशान कर रही है। इनके इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? ये हमको चाह रहा हूँ, जैसे भाई ने पूरा देश बेच दिया है। मैं एक चीज भाई सब बेच दिया है। 4.5 साल से कहाँ थे ये? मैं एक चीज बीजेपी के लोग सुनिए भाई साहब, काम करते हैं। इतने समय तक सत्ता में नहीं थे, लेकिन इनके पास झूठा प्रवक्ता आ गए, जिससे ये सरकार बनाने के लिए सक्षम हो पाए। लेकिन इस बार से ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अगली बार 24 में भी ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सत्ता पे लेके जा रहे हैं, पैसा किसके रंग पे लेके जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसा ये लोग की बौखलाहट ये बोल रहे, ये लोग नहीं बोल रहे, इनको इस बात का ये डर है कि नेताजी लोग तो अपना अपना हिस्सा बता रहे हैं। आप किसके ऊपर कालिक देख रहे हैं? भैया बोलने तो और भी लोग हैं, किसके ऊपर कालिक देख रहे हैं पैसे का? ये योगी सरकार में ये यूपी की जनता जान चुकी है कौन सी सत्ताधारी है, कौन सी वंशवादी सरकार है, और किसमें परिवारवाद पूर्ण रूप से है। तो इस बार यूपी की जनता उसी को चुनेगी जिसमें परिवारवाद नहीं है, दंगाई नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार में 1% दंगा नहीं हुआ। लोगों की राय है, लोगों की राय लखनऊ में जो नोटबंदी, तमाम नोटों को लेकर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो पैसा किसका? क्योंकि दीवारों से जो पैसा निकला, अब उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर ये पैसा या कुछ संपत्ति है किसकी। बहरहाल चलिए अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। सी वोटर का सर्वे, और अगला सवाल मथुरा से जुड़ा हुआ है। मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है क्या? ये सवाल जब हमने पूछा लोगों से, तो देखिए क्या जवाब मिला है। 31% ऐसे जो कहते हैं कि हाँ,
लेकिन ना कहने वाले लोगों का आंकड़ा 57% का है और 12% ये कहते हैं कि नहीं, पता नहीं उन्हें कि मथुरा का जो मुद्दा है वो बीजेपी इसे उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है क्या। दिबांग, यहाँ पर तो देखिए मिलीजुली राय है कि आखिर मथुरा का ये मुद्दा, क्योंकि सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप यही लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश है ये। जी हाँ, ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश है, मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, पर मुझे लगता है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश है कि नहीं है जी। और ये लगता है कि ये कोशिश है क्योंकि ये चुनाव से पहले सीधी ये बात की गई है, पर इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये बीजेपी की एक तरीके से स्ट्रेटेजी रही है हर बार कि वो ध्रुवीकरण भी करते हैं, विकास की बात भी करते हैं, विपक्षी जो हैं उनको परेशान भी करते हैं। तो ये अलग अलग रंग हैं बीजेपी की रणनीति की, तो उसी का ये एक तरीके से हिस्सा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 31% लोग जो कह रहे हैं कि हाँ, यानी दिबांग आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी के तहत यूपी चुनावों में इस मुद्दे को उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। दिबांग, चलिए दिबांग, हम आपके पास फिर से आएंगे, शायद मेरी आवाज आप तक सही। ठीक है दिबांग, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, जैसे ही कोई दिक्कत अगर है तो वो ठीक होती है। चुनावी राज्यों का सर्वे क्या कहता है? साप्ताहिक सर्वे में तमाम सवालों के साथ हम आपको जनता की राय बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए मैं कहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे आपको ये जो झरना दिखाई दे रहा है, आप समझ गए होंगे चंडीगढ़ की पहचान, यानी कि रॉक गार्डन का ये वाटरफॉल इस वक्त आप देख रहे हैं। और सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजे बहुत कुछ कह गए और कुछ ना कुछ इशारा भी दे गए कि आखिर आगे पंजाब चुनावों में क्या होने वाला है। तो सवाल इसी से जुड़ा, हमने लोगों के बीच जाकर पूछा और यही सवाल देखिए आप क्या उनका जवाब मिला ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सवाल समझिए। सवाल ये है कि चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजे क्या पंजाब चुनाव का एक ट्रेलर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यानी कि क्या ये पंजाब चुनाव में आगे क्या होने जा रहा है ये बता रहे हैं। सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। तो क्या ये ट्रेलर है? ये हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 63%। 63% को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये एक ट्रेलर है, और नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 19% का। 19% को ऐसा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा है 18% का। तो चंडीगढ़ नगर निगम के जो नतीजे सामने आए वो क्या कहते हैं? क्या पंजाब चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं? ये सी वोटर का सर्वे में 63% लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल सही सवाल है ये। लेकिन अब जनता के बीच चलते हैं। सचिन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूं। सचिन, यही सवाल जरा पूछिए लोगों से, आप मोहाली में इस वक्त हैं, वो क्या कह रहे हैं कि क्या चंडीगढ़ नगर निगम के जो नतीजे हैं वो पंजाब चुनावों का ट्रेलर हैं? जी, ये जो सवाल है बड़े इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं और आम लोग जो हैं उनसे हम सवाल जरूर करेंगे कि जो सर्वे है वो कहता है कि जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, 63% कह रहे हैं कि वो पंजाब के जो चुनाव हैं उनका ट्रेलर है सिर्फ। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं ट्रेलर है, और पंजाब में भी पूरी उम्मीद है हमें कि आम आदमी आनी चाहिए। जी, तो आम जनता जरूर इसको ट्रेलर मान रही है। कांग्रेस जो के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ, उनसे जरूर बात करेंगे हम। यहाँ जो चंडीगढ़ का एमसी इलेक्शन हुआ है उसको ट्रेलर बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, 63% जो हैं लोग। देखो जी, डेमोक्रेसी है, सब तो वड्डी गल है भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 29.53% है, चाहे असी जित नहीं सके क्योंकि बड़ी धक्केशाही दे नाल कोई चोणां लड़ियां जांदियां। बीजेपी का डंडा तंत्र है, हमेशा ही इन्होंने लोकतंत्र का घाण किया है, तो वो नहीं गल। पर अज पंजाब के हालात देखो, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 8 9 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ पंजाब के लोग कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के नाल। कांग्रेस बेशक इस चीज़ से संतुष्ट है कि वोट शेयर जो है कांग्रेस का यहाँ चंडीगढ़ एमसी में सबसे ज़्यादा है, बट आम आदमी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे ज़रूर बात करेंगे हम। 63% जो लोग हैं वो सर्वे में बता रहे हैं कि चंडीगढ़ एमसी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो ट्रेलर है पंजाब के विधानसभा चुनाव का। आपको आम आदमी पार्टी को
बहुत बड़ा बूस्ट ये मिल रहा है। देखो, पहली बार असी चंडीगढ़ का चुनाव लड़े एमसी का, फर्स्ट टाइम हमने इलेक्शन लड़ा है चंडीगढ़ के अंदर, और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे पास 14 सीटें आ गई। तो वो बात ठीक है, चंडीगढ़ तो एक झांकी है, पूरा पंजाब अभी बाकी है। वहाँ पे ही हम, जहाँ हमने चंडीगढ़ के अंदर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी है, लोगों की दिलों की आवाज़ है, घर घर की आवाज़ है कि इस बार मौका केजरीवाल को, और हमें 100% मौका मिल रहा है। जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं इनकी बुरी तरह चंडीगढ़ में हार हुई, अब पंजाब की बाकी है, वहाँ पे भी इनकी हार होगी। कुछ और आम लोग हैं, उनसे जरूर बात करेंगे हम। बहुत फाइंडिंग्स जो हैं सर्वे की, 63% लोग बोल रहे हैं चंडीगढ़ एमसी इलेक्शन का रिजल्ट है, पंजाब विधानसभा चुनाव का एक ट्रेलर है। बिल्कुल है ट्रेलर जी, इसका इफेक्ट पंजाब में पड़ेगा ही पड़ेगा जी। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पक्का बनेगी, 100% बनेगी जी। तो निश्चित तौर से जो लोग हैं, कांग्रेस हालांकि इस बात से संतुष्ट है कि उनका वोट शेयर ज़्यादा है, बट आम लोग जो हैं वो इसको जो है वो ट्रेलर के तौर पे निश्चित तौर से वो मान रहे हैं, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का जो रिजल्ट है वो उसका इम्पैक्ट जो है पंजाब के विधानसभा चुनावों पे जरूर जो है लोग मान रहे हैं। लोगों को लगता है कि बिल्कुल ये ट्रेलर है। दिबांग, यानी सर्वे में भी लगातार यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी यही, हमारे सर्वे में लगातार ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब चुनावों में बल्ले बल्ले अगर किसी की होने जा रही है तो वो है आम आदमी पार्टी की। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अगला सवाल क्या है उसका भी एक बार हम उस पर ध्यान अपना चाहते हैं कि दर्शक जरूर देखें उस सवाल को लेकर कि क्या कहती है जनता। और सवाल ये है कि कैप्टन बीजेपी गठबंधन से किसको नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि कैप्टन ने देखिए बीजेपी से हाथ मिला लिया है, तो इसमें इस गठबंधन से नुकसान किसको होगा। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, आप ये देखिए। आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ये कहने वाले लोग हैं 10%, जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होगा 62% लोगों को ऐसा लगता है। अकाली दल को नुकसान होगा इस गठबंधन से, 20% लोगों की राय है। 3% लोग कहते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, 3% ये भी कह रहे हैं कि किसी को नहीं, और पता नहीं कहने वाले लोगों में 2% का यहां पर आंकड़ा बता रहे हैं कि किसी को नहीं होगा। तो सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि इस गठबंधन से लोगों की ये राय है, 62% कांग्रेस को कह रहे हैं कि नुकसान होगा। दिबांग, आपका आकलन क्या कहता है? जी हाँ, देखिए, इस समय मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ मैंने कई पत्रकारों से, आम लोगों से बात की, तो एक लोग बता रहे हैं कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक अंडर करंट है। वो अंडर करंट पिछली बार दिखाई नहीं, ऊपर दिखाई दे रहा था, अब अंदर ही अंदर ये बातचीत चल रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी, जो जैसा कि उन लोगों ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेंगे, अपने पत्ते को ठीक से खेलते हैं, ठीक से टिकट को बांटते हैं, तो उनके बड़े अच्छे चांस हैं। दूसरी तरफ जो एक बात ये भी समझ में यहाँ पर आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने चन्नी साहब को बनाया, जो कि दलित हैं, 32% दलित हैं राज्य में, अब लोग उसमें सीधा आंकड़ा जोड़ रहे हैं कि 32 में से अगर 20 भी कंसोलिडेट होकर कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं और बाकी जो 60-65% लोग हैं उसमें 15% वोट भी मिल जाता है, तो 35% वो आंकड़ा है। पिछली बार 38% था कांग्रेस का आंकड़ा, जिससे उनको जीत मिल सकती है, क्योंकि वोट कई कई हिस्सों में बटेगा। तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के पास इस समय बहुत अच्छा मौका है, लेकिन अब बहुत ही क्रूशल दिन है आने वाले। वो किस तरह से अपनी चालें चलते हैं वो देखना होगा। बात ये भी सुनने में आ रही है कि जितनी सीटें किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है वो मांग रहा है, वो उसके लिए अभी तैयार नहीं है। कैसे वो आगे अपने पत्तों को खोलते हैं केजरीवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पत्ते कैसे खुलेंगे और क्या निकलेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन अगले सवाल का रुख अब कर लेते हैं जल्दी से। पंजाब में कांग्रेस को किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल चेहरे से जुड़ा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस को किसका चेहरा जिस पर लड़ना चाहिए चुनाव? सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कह रहा है। 42% चन्नी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर मोहर लगा रहे हैं, 42% का ये कहना है। 23% सिद्धू, और दोनों ही नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 23% का है। और अभी यानी कि कंफ्यूजन में जो लोग हैं वो 12% कहते हैं, लेकिन यहां पर चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी कहने वाले लोग 42% हैं। यानी कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चन्नी ही चेहरा होना चाहिए पंजाब में कांग्रेस का। और अब इस सवाल के साथ मैं चाहूंगी कि सचिन, क्योंकि मोहाली से हमारे साथ हैं, यही सवाल सचिन आप भी वहां पर लोगों से पूछिए कि उनको क्या लग रहा है, किसके चेहरे पर भरोसा? जी, पहले तो जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ही बात करेंगे हम कि 42% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का सीएम फेस है वो चरणजीत सिंह चन्नी होने चाहिए, जबकि 23% कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो सीएम फेस जो है कांग्रेस का होने चाहिए। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है बहुत ज़्यादा बढ़त जो है नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले बनाए हुए हैं। जी, 1 और 1 11 कांग्रेस का चोण निशान सी 2 बलदां दी जोड़ी। ये 2 बलदां दी जोड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ MLA ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ फेस नहीं, इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं, इसलिए इन्हों दे MLA इन्होंने छड्ड के जा रहे हैं। आम जनता से जरूर बात करेंगे हम इस मुद्दे को लेकर कि सवाल जो है कि कांग्रेस का फेस कौन होना चाहिए पंजाब में, तो 42% जो है लोग कह रहे हैं कि CM चरणजीत सिंह चन्नी जो है वही कांग्रेस का फेस होना चाहिए, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू वो अग्रेसिव मोड में है नवजोत सिंह सिद्धू, पर उनके लिए सिर्फ 23% लोग जो है 23% हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी अभी भी लोगों के लिए कांग्रेस का फेस जो है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखो जी, मैं तो पहले कहता जी, मैं आज तक जिम्मे आम आदमी को सपोर्ट करेंगे ना, तो अब उनके बारे में क्या कहूँ, ये होने चाहिए या वो होने चाहिए, है ना। मैंने तो पहले कह दिया हम आम आदमी को सपोर्ट करेंगे। बात करो जी, तो ये कांग्रेस का जो इंटरनल जो क्वेश्चन है उसको, ये जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं ये बहुत ज्यादा वो मायने रखते हैं कांग्रेस के। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग सर्वे में चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब इन चुनावों में किसके चेहरे पर भरोसा कांग्रेस करेगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम चुनावों की बात कर रहे हैं, चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे मैं इस वक्त कहां पर खड़ी हूं। देखिए मेरे पीछे आपको ये बहती हुई गंगा की धारा दिखाई दे रही है, यानी कि हम अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आखिर क्या कुछ सोचती है जनता, लक्ष्मण झूला और उसके पीछे बहती हुई गंगा, क्योंकि यही पहचान है उत्तराखंड की, देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। तो सवाल यहां पर लोगों से पूछना जरूरी हो जाता है कि देवभूमि की जनता आखिर क्या कहती है। तो सबसे पहला सवाल हमने लोगों से क्या पूछा, हमारा सवाल यह था कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार क्या बचाने का काम कर रही है। तो सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। इस सवाल पर सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 38% लोगों को लगता है कि बिल्कुल सरकार बचाने का काम कर रही है ऐसे लोगों को जो भड़काऊ भाषण देते हैं धर्म संसद में। लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 40% का है, पता नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 22% का है। तो हाँ कह रहे हैं 38%, लेकिन नहीं कह रहे हैं 40%, और 2% का ये फर्क दोनों में दिखाई दे रहा है, जो कहते हैं कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार बचा रही है। और हम रुक कर लेंगे ध्रुव का। ध्रुव हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि ध्रुव अब आप वहां पर लोगों से बात कीजिए, वहां के लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि मिला जुला असर सर्वे में दिखाई दे रहा है, जो कह रहे हैं कि सरकार कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल सीरीन, मैं यहाँ देहरादून में इस वक्त गांधी पार्क में हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे सर, धर्म संसद जो हुई उसमें ये कुछ 38% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और 40% लोग कह रहे हैं कि नहीं। इस पर आप क्या कहते हैं? इधर पास कर दो। जी और भी लोग हैं, कांग्रेस की यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। मैम इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि सीधे जिस तरह से उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए थी, अभी आप देखिए कि किस तरह से वो गिरफ्तार भी हो गए हैं जिन्होंने इतना भड़काऊ या समाज को बांटने वाला बयान दिया था। और मुझे लगता है कि इसमें यहाँ की सरकार को भी प्रोएक्टिव होते हुए सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, हाई कोर्ट ने लेना चाहिए था, माननीय न्यायालय ने, और जो यहाँ सरकार है उनको भी स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए था। अगर समाज में देखिए, हमारा देश जाना ही इस बात के लिए जाता है सर्वधर्म समभाव के लिए। हमारा जो डेमोक्रेटिक पूरा हमारा एक सामाजिक समरसता वाला जो यहाँ पर आधारभूत संरचना है, जो हमारी आजादी के समय से चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाता है इस तरह का आयोजन, जहां खुले आम हमारे बापू को गाली दी जाए। वो बापू जो सबके सामुदायिक विश्वास के प्रतीक हैं। हम सारे हिंदुस्तानी बापू के ऊपर अगाध विश्वास करते हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो धर्म संसद जो हुई उसमें 38% लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और 40% कह रहे हैं कि नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है और पूरी दुनिया को, विवेकानंद जी का भी आपने सुना है, पूरी दुनिया। हेलो जी ध्रुव, तो देखिए यहाँ पर लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देकर जनता के बीच में जाना, और क्या इसको लेकर धर्म संसद में अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो सरकार को इसे बचाना चाहिए या फिर नहीं, सवाल यही था। ठीक है ध्रुव, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि दिबांग भी हमारे साथ हैं। दिबांग, आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ऐसा करके क्या करना चाह रही?
देखिए, साफ है अगर ऐसा वो कर रही है और जो करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तत्परता से सरकार को इतने गंभीर और इतने संगीन बातें उन्होंने की, तो सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए था। और अगर आप देखें तो सिविल सोसाइटी के, चाहे वो सेना के पूर्वाध्यक्ष हों, बहुत सारे अलग अलग सीनियर सेना के, एयरफोर्स के रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, IAFS ऑफिसर्स, उन्होंने लगातार लिख के दिया और बहुत बड़ी चिंता थी उनको कि सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोक के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू होने चाहिए। सरकार को स्वयं आकर साफ करना चाहिए कि भाई इस तरह की बात हमारे राज्य में नहीं होने वाली है, जो दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक तरीके से पोलराइजेशन भी होता है, एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो भी चमकती हुई दिखाई देती है। पर क्या अपने वोटों के लिए हम उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या देश को, अपने राज्य को इस तरह के हम माहौल में झुकना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल भी उठता है। और फिर ध्रुवीकरण की कोशिश क्या सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार पर सवाल भी उठ रहा है और यही सर्वे में भी सामने निकल कर आ रहा है। बहरहाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस साप्ताहिक सर्वे में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो साप्ताहिक सर्वे में हम फिर से आपको बताएंगे लगातार क्या आखिर जनता सोचती है इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। बहरहाल, ABP न्यूज आपको रखे आगे।